तुमने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, इसलिए देश की नौकाएं तुम्हें पार नहीं कर सकती। तुम्हें तैरकर पद्मा नदी को पार करना पड़ता है, इसलिए देश का राजपथ तुम्हारे लिए अवरुद्ध है। तुम्हें दुर्गम वन पर्वत लांघने पड़ते हैं। मुक्ति पथ के अग्रदूत, हे पराधीन देश के राजविद्रोही, तुमको शत कोटि नमस्कार। इतने मनुष्यों की भीड़, इतने लोगों का आना जाना, इतने लोगों की नजरें, किसी पर भी उसका ध्यान नहीं था। कितना समय बीत गया इसकी उसे खबर ही नहीं थी। अचानक निमाई बाबू की आवाज से चौंक कर झटपट आंखें पोंछ हंसने की चेष्टा करने लगा। उसका करुण विह्वल भाव देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। बोले, जिस बात का भय था वही हुआ, निकल गया। कैसे निकल गया? निमाई बाबू बोले, अगर यही जानता तो वो कैसे निकल जाता। सुबह 300 यात्री, 20-25 फिरंगी साहब, उड़िया, मद्रासी, पंजाबी 100-150 के लगभग रहे होंगे। शेष बर्मी थे। पता नहीं किसकी पोशाक पहने और किसकी भाषा बोलते बोलते बाहर निकल गया। समझ गए ना भैया, हम तो पुलिस वाले हैं, पहचानने का उपाय नहीं है कि वो यूरोपियन है या बंगाली। जगदीश बाबू संदेह में लगभग 6 बंगालियों को पकड़कर थाने में ले गए हैं। एक आदमी का चेहरा उनके चेहरे से मेल खा रहा है, ऐसा जान पड़ता है, लेकिन जान पड़ने से ही क्या होता है, वो नहीं है। क्या तुम चलोगे भैया? एक बार उस आदमी को देखोगे? अपूर्व की छाती धड़क उठी। बोला, अगर आप उसे मारना पीटना चाहते हैं तो मैं नहीं जाना चाहता। निमाई बाबू ने हंसकर कहा, इतने आदमियों को तो हमने चुपचाप छोड़ दिया, और ये बेचारे बंगाली हैं। स्वयं बंगाली होते हुए क्या मैं इन पर अत्याचार करूंगा? अरे भैया, पुलिस में सभी बुरे ही नहीं होते। मुंह बंद करके जितना दुख हमें सहना पड़ता है, अगर तुम जानते तो अपने इस दरोगा चाचा से इतनी घृणा न कर पाते। अपूर्व बोला, आप अपना कर्तव्य पालन करने आए हैं, फिर आपसे घृणा क्यों करूंगा चाचा? कहकर उनके चरण छू लिए। निमाई बाबू ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोले, चलो जरा जल्दी चलें, वो लोग भूख प्यास से दुखी हो रहे होंगे। थोड़ी बहुत जांच करके छोड़ दिया जाएगा। थाने के सामने वाले बड़े कमरे में 6 बंगाली बैठे थे। जगदीश बाबू ने इसी बीच उनके टीन के बक्स और गठरियां आदि खोलकर जांच आरंभ कर दी थी। जिस व्यक्ति पर उन्हें विशेष रूप से संदेह था, उसे एक अलग कमरे में बंद कर रखा था। ये लोग नौकरी की खोज में रंगून आए थे। इनके काम धाम और विवरण आदि लिखकर और उनके सामान की जांच हो चुकने के बाद पॉलिटिकल सस्पेक्ट सव्यसाची को निमाई बाबू के सामने उपस्थित किया गया। वो खांसते खांसते सामने आया। उम्र 30-32 से अधिक न रही होगी, लेकिन जैसा दुबला पतला था वैसा ही कमजोर भी था। जरा सी खांसी से हांफने लगता था। अंदर के न जाने किस असाध्य रोग से उसका संपूर्ण शरीर भी तेजी से क्षय रोग की ओर दौड़ रहा था। आश्चर्यजनक थी तो केवल उसके उस रूढ़ चेहरे में 2 अद्भुत आंखों की दृष्टि। ये आंखें छोटी हैं या बड़ी, लंबी हैं या गोल, दीप्त हैं या प्रभावहीन, इनका विवरण देने की चेष्टा ही व्यर्थ है। अत्यधिक गहरे जलाशय की भांति उनमें न जाने क्या है, भय लगता है। अपूर्व तो मुग्ध होकर उस ओर देख रहा था। अचानक निमाई बाबू ने उसकी वेशभूषा की बहार और ठाट बाट पर अपूर्व की दृष्टि आकर्षित करके हंसते हुए कहा, बाबूजी का स्वास्थ्य तो चला गया है, लेकिन शौक में अभी कोई कमी नहीं आई है, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्या कहते हो अपूर्व? इतनी देर बाद उसके पहनावे पर नजर डालकर मुंह फेर कर अपूर्व ने हंसी छिपा ली। उसके सिर पर बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन गर्दन और कानों के पास बिल्कुल नहीं है। सिर में मांग कढ़ी हुई है। बालों में पड़े हुए नींबू के तेल की गंध से कमरा भर उठा है। शरीर पर सिल्क का कुर्ता है। छाती की जेब में से रुमाल का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। चादर नहीं है। बदन पर विलायती मील की काली मखमली किनारों की बारीक धोती है। पैरों में हरे रंग के पूरे मोजे हैं, जो घुटनों पर लाल फीते से बंधे हैं। पॉलिश किया हुआ पंप शू है। पैरों में जिनके तलों को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए लोहे के नाल जड़े हुए हैं। हाथ में हिरन के सींग की मूठ वाली बेंत की छड़ी है। इन कई दिनों तक जहाज की भीड़ भाड़ में सभी कपड़े गंदे हो गए हैं। उनका सिर से पैर तक बार बार निरीक्षण करके अपूर्व ने कहा, चाचा जी, इस आदमी को आप कोई भी बात पूछे बिना छोड़ दीजिए। जिसे आप खोज रहे हैं वो आदमी ये नहीं है। इसकी जमानत मैं देने को तैयार हूं।
निमाई बाबू ने हंसकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है जी? मेरा नाम गिरीश महापात्र है। एकदम महापात्र। तुम तो तेल की खान में काम करते थे, अब रंगून में ही रहोगे। तुम्हारे बक्स और बिस्तर की तलाशी तो हो चुकी है। देखो तुम्हारे पर्स और जेब में क्या है। उसके पर्स से 1 रुपया और 6 आने निकले। जेब से लोहे का कंपास नापने के लिए लकड़ी का फुट रूल, कुछ बीड़ियां, एक दिया सलाई और गांजे की चीलम निकली। निमाई बाबू ने पूछा, तुम गांजा पीते हो? उसने संकोच से उत्तर दिया, जी नहीं। तब ये चीजें जेब में क्यों हैं? रास्ते में पड़ी थी, उठा ली, किसी के काम आ जाएंगी। तभी जगदीश बाबू कमरे में आ गए। निमाई बाबू ने हंसकर कहा, देखो जगदीश, ये कितने परोपकारी व्यक्ति हैं, किसी के काम आ जाएं, ये सोचकर इन्होंने गांजे की चीलम रास्ते से उठाकर रख ली है। ये कहकर उन्होंने उसके दाएं हाथ के अंगूठे को देखकर हंसते हुए कहा, गांजा पीने का चिद्द ये है भैया, पीता हूं, कह देने से काम चल जाए। कितने दिन और जीना है, यही तो है तुम्हारा शरीर। बूढ़े की बात मानो, अब मत पीना। जी नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, मगर बनाने को कहते हैं तो बना देता हूं। जगदीश चिढ़कर बोला, दया के सागर है ना, दूसरों को बना देते हैं, स्वयं नहीं पीते, झूठा कहीं का। अपूर्व ने कहा, समय हो गया, अब जा रहा हूं चाचा जी। निमाई बाबू ने उठकर कहा, अच्छा तुम जा सकते हो महापात्र। क्यों जगदीश, जा सकता है ना? सम्मति देते हुए जगदीश बोला, लेकिन मेरा विचार है इस नगर में और कुछ दिनों तक निगरानी की आवश्यकता है। शाम की मेल ट्रेन पर नजर रखना, वो बर्मा में आ गया है, ये खबर सच है। अपूर्व थाने से बाहर आ गया। उसके साथ ही महापात्र भी अपने टूटे हुए टीन के बक्स को और चटाई में लिपटे गंदे बिछौने के बंडल को बगल में दबाकर उत्तर का रास्ता पकड़कर धीरे धीरे चला गया। कैसी आश्चर्यजनक बात है कि सव्यसाची नहीं पकड़ा गया। डेरे पर लौटकर शेव बनाने से लेकर संध्या पूजा, स्नान, भोजन, कपड़े पहनने, ऑफिस जाने आदि के नित्य कामों में कोई बाधा नहीं हुई, लेकिन उनका मन किस संबंध में सोचने लगा था उसका कोई पता नहीं। उसकी आंखें, कान और बुद्धि अपने सभी सांसारिक कार्यों से दूर होकर किसी अनजान अनदेखे राजद्रोही की चिंता में ही निमग्न हो गए। अपूर्व को अनमना देखकर तलवलकर ने पूछा, आज घर से कोई चिट्ठी आई है क्या? अपूर्व ने कहा, नहीं तो। घर में कुशल तो है ना? जितना जानता हूं कुशल ही है। रामदास ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। टिफिन के समय दोनों एक साथ ही जलपान करते थे। रामदास की पत्नी ने एक दिन अपूर्व से अत्यंत आग्रह से अनुरोध किया था कि जितने दिनों तक आपकी माँ या घर की कोई और आत्मीय स्त्री इस देश में आकर डेरे की उपयुक्त व्यवस्था नहीं करती, उतने दिनों तक इस छोटी बहन के हाथ की बनाई हुई थोड़ी सी मिठाई आपको रोजाना लेनी ही पड़ेगी। अपूर्व सहमत हो गया था। ऑफिस का एक ब्राह्मण चपरासी वो सब ला देता था। आज भी जब वो पास के एकांत कमरे में भोजन सामग्री सजा कर रख गया, तब भोजन करने के लिए बैठते ही अपूर्व ने प्रसंग छेड़ दिया, कल मेरे डेरे पर चोरी हो गई। सब कुछ जा सकता था, लेकिन ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाली क्रिश्चियन लड़की की कृपा से रुपए पैसे के अतिरिक्त और सब कुछ बच गया। फिर सब कुछ विस्तार से सुनाने के बाद कहा, वास्तव में वो ऐसी कुशल लड़की है, ऐसा लगता नहीं था। रामदास ने पूछा, इसके बाद? अपूर्व ने कहा, तिवारी घर में था नहीं, बर्मी नाच देखने चला गया था। इसी बीच ये घटना हो गई। उसका विश्वास है कि ये काम उस लड़की के अतिरिक्त किसी और ने नहीं किया है। मेरा भी कुछ कुछ ऐसा ही अनुमान है। चोरी भले ही न करे, लेकिन सहायता अवश्य की है। इसके बाद फिर सवेरे पुलिस में खबर देने गया, लेकिन वहां जाकर ऐसा तमाशा देखा कि इस बात की याद ही नहीं रही। आज सोच रहा हूं कि पुलिस से चोर डाकुओं को पकड़वाना बेकार है। यही अच्छा है कि वो लोग विद्रोहियों को ही गिरफ्तार करते रहे। ये कहते ही उसे गिरीश महापात्र की याद आ गई। हंसी रुकने पर उसने विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र के असाधारण ज्ञाता, विलायत के डॉक्टर उपाधिधारी राजशत्रु महापात्र के स्वास्थ्य, शिक्षा, रुचि, उनका बल वीर्य, इंद्रधानुषी रंग का कुर्ता, हरे रंग के मोजे, लोहे के नाल लगे पंप शू, नींबू के तेल से सुवासित केश और सर्वोपरि परोपकार गांजे की चीलम का आविष्कार करने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते सुनाते अपनी उत्कट हंसी का वेग किसी प्रकार और एक बार रोककर अंत में कहा, तलवलकर, महाचतुर पुलिस दल को आज की तरह मूर्ख बनते संभवतः किसी ने कभी नहीं देखा होगा।
रामदास ने पूछा। क्यों, ये लोग आपकी बंगाल पुलिस के हैं? अपूर्व ने कहा, हाँ। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक लज्जा की बात यह है कि इनके इंचार्ज मेरे पिताजी के मित्र हैं। बाबूजी ने ही एक दिन इनकी नौकरी लगवाई थी। तब तो आपको किसी दिन इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये कहकर रामदास सहसा अप्रतिम सा हो गया। अपूर्व उसका चेहरा देखते ही उसका तात्पर्य समझ गया। बोला, मैं उनको चाचा जी कहता हूँ। वो हमारे आत्मीय हैं, शुभाकांक्षी हैं। लेकिन क्या इसलिए वो मेरे लिए देश से बढ़कर हैं? बल्कि जिन्हें देश के रुपए खर्च करके देश के आदमियों की सहायता से शिकार की तरह पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, वो ही मेरे परम आत्मीय हैं। रामदास बोला, बाबूजी, ये कहने में भी विपत्ति है। अपूर्व बोला, भले ही तलवलकर, केवल अपने ही देश में नहीं, संसार के जिस किसी देश में, जिस किसी युग में, जिस किसी ने अपनी जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने की चेष्टा की है, उसको अपना कहने की सामर्थ्य और किसी में भले ही न हो, मुझ में है। बिना अपराध के ही फिरंगी लड़कों ने जब मुझे लात मारकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया और जब मैं इसका प्रतिवाद करने के लिए गया, तब अंग्रेज स्टेशन मास्टर ने मुझे केवल देसी आदमी समझकर कुत्ते की तरह ऑफिस से निकलवा दिया। उनकी लांछना इस काले चमड़े के नीचे कम जलन पैदा नहीं करती तलवलकर। जो लोग इन जघन्य अत्याचारों से हमारी माताओं, बहनों और भाइयों का उद्धार करना चाहते हैं, उनको अपना कहकर पुकारने में जो भी कष्ट पड़े, मैं सहर्ष झेलने को तैयार हूँ। रामदास का सुंदर गोरा चेहरा पल भर के लिए लाल हो उठा। बोला, ये दुर्घटना तो आपने मुझे बताई नहीं। अपूर्व बोला, कहना सरल नहीं है रामदास। वहां कम भारतीय नहीं थे, लेकिन मेरे अपमान का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ा। लात की चोट से मेरी हड्डी पसली टूटी, इसी कुशल समाचार से वो प्रसन्न हो गए। क्या बताऊं, याद आते ही दुख, लज्जा तथा घृणा से अपने आप मानो मिट्टी में गड़ जाता हूं। रामदास मौन हो रहा, लेकिन उसकी दोनों आंखें डबडबा आईं। 3 बज चुके थे। वो उठकर खड़ा हो गया। उस दिन छुट्टी होने से पहले बड़े साहब ने कहा, हमारे मामों के ऑफिस में अव्यवस्था हो रही है। मांडले, सोएवी, मिथिला और प्रोम सभी ऑफिसों में गड़बड़ी है। मेरी इच्छा है कि तुम एक बार जाकर उन सबको देख आओ। मेरे न रहने पर सारा काम तुम्ही को करना होगा। एक परिचय रहना चाहिए, इसलिए अगर कल परसों। अपूर्व बोला, मैं कल ही बाहर जा सकता हूँ। दूसरे दिन वो मामो जाने के लिए ट्रेन में जा बैठा। साथ में एक अर्दली और ऑफिस का एक हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी था। तिवारी डेरे पर ही रहा। लंगड़ा साहब अस्पताल में पड़ा है, इसलिए अब उतना भय नहीं है। तलवलकर ने तिवारी की पीठ ठोक कर कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कोई घटना हो तो मुझे खबर देना। ट्रेन छूटने में लगभग 5 मिनट की देर होगी कि सहसा अपूर्व चौंक कर बोल उठा, वही तो। तलवलकर गर्दन फेरते ही समझ गया कि वही गिरीश महापात्रा है। वही ठाट बाट वाला बांहदार कुर्ता, हरे रंग के मोजे, वही पंप शू और घड़ी। अंतर केवल इतना ही है कि इस बार वो बाग अंकित रुमाल छाती की जेब के बजाय गले में लिपटा हुआ है। महापात्र इसी ओर आ रहा था। निकट आते ही अपूर्व ने पुकार कर कहा, क्यों गिरीश, मुझे पहचान सकते हो? कहाँ जा रहे हो? जी हाँ, पहचान रहा हूँ। कहाँ के लिए प्रस्थान हो रहा है? इस समय तो मामो जा रहा हूँ। तुम कहाँ चल रहे हो? गिरीश ने कहा, जी, एनाज से 2 मित्रों के आने की बात थी, लेकिन बाबूजी, मुझे लोग झूठ मूठ तंग करते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि लोग अफीम और गांजा छिपा कर ले आते हैं, लेकिन बाबू, मैं तो बहुत ही धर्म भीरू आदमी हूँ। लेकिन कहावत है ना, ललाट की लिखावट मेटी नहीं जा सकती। अपूर्व ने हंसते हुए कहा, मुझे भी ऐसा विश्वास है, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो भाई। मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। अफीम गांजे से मेरा कोई मतलब नहीं है। उस दिन तो मैं केवल तमाशा देखने गया था। तलवलकर बोला, बाबू, मैंने अवश्य ही कहीं देखा है। गिरीश ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है बाबू। नौकरी के लिए कितनी ही जगह मैं घूमता रहता हूँ। अच्छा, अब जा रहा हूँ बाबू, राम राम। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। अपूर्व ने कहा, इसी सव्यसाची के पीछे पीछे चाचा जी अपने दल बल के साथ इस देश से उस देश में घूम रहे हैं तलवलकर। ये कहकर वो हंस पड़ा, लेकिन तलवलकर ने इस हंसी में साथ नहीं दिया। दूसरे पल सीटी बजाकर ट्रेन स्टार्ट हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर मित्र से हाथ मिलाया, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अपूर्व फर्स्ट क्लास का यात्री था। उस कंपार्टमेंट में और कोई यात्री नहीं था।
संध्या हो चली तो उसने संध्या पूजा के बाद भोजन किया। उसका ब्राह्मण अर्दली सवेरे जलपान रख गया था और बिछौना भी बिछा गया। भोजन करने के बाद हाथ मुंह धो तृप्त हो इत्मीनान से बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस रात 3 बार पुलिस वालों ने उसे जगाकर उसका नाम, काम और पता ठिकाना पूछा। एक बार अपूर्व बोला, मैं फर्स्ट क्लास का यात्री हूं, तुम रात के समय मेरी नींद खराब नहीं कर सकते। ये नियम रेलवे कर्मचारियों के लिए है। मैं पुलिस कर्मचारी हूं, चाहूं तो तुम्हें खींचकर नीचे भी उतार सकता हूं। उसका भावुक मन भीतर बाहर से आच्छन्न और अभिभूत होता चला जा रहा था। अचानक जोर का धक्का लगने से उसने चौंक कर देखा। रामदास की बातें याद आ गईं। यहां आने के बाद से इस बर्मा देश की बहुत सी व्यक्त अव्यक्त कहानियों का उसने संग्रह कर रखा था। इस प्रसंग में उसने एक दिन कहा था, बाबूजी, केवल शोभा सौंदर्य ही नहीं, प्रकृति माता की दी हुई इतनी बड़ी संपदा कम देशों में है। इसके वन और अरण्यों की सीमा नहीं, इसकी धरती में कभी न समाप्त होने वाली तेलों की खानें हैं। इसकी हीरो की महामूल्यवान खानों का मूल्य आंका नहीं जा सकता। और विशाल वृक्षों की ये जो गगनचुंबी पांते हैं, इनकी तुलना संसार में कहाँ है। बहुत दिनों की बात है, यहाँ के बारे में जानकर एक दिन अंग्रेज बनिए की लालची दृष्टि अचानक इस पर आसक्त हो उठी। बंदूकें तोपें आई, लड़ाई छिड़ गई। युद्ध में पराजित दुर्बल शक्तिहीन राजा को निर्वासित कर दिया गया। उसकी रानियों के शरीर के जेवर बेचकर लड़ाई का जुर्माना वसूल किया गया। इसके बाद देश की मानवता, सभ्यता और न्याय धर्म के कल्याण के लिए अंग्रेज राज शक्ति इस विजित देश का शासन भार ग्रहण कर उसका अनेक प्रकार से कल्याण करने के लिए तन मन से जुट गई। इसी प्रकार न जाने कितनी बातें उसके हृदय को आलोकित करती रहीं। अचानक ट्रेन की गति धीमी पड़ने पर उसे चेत हुआ। जल्दी से आंखें पोंछकर उसने देखा स्टेशन आ गया था। बचपन से ही स्त्रियों के प्रति अपूर्व के मन में श्रद्धा की अपेक्षा घृणा की भावना ही अधिक थी। भाभियां मजाक करती तो वो मन ही मन दुखी होता, घनिष्ठता बढ़ाने आती तो दूर हट जाता। माँ के अतिरिक्त और किसी के सेवा या देखभाल उसे अच्छी नहीं लगती थी। किसी लड़की के परीक्षा में पास होने के समाचार से उसे प्रसन्नता नहीं होती थी। यूरोप में स्त्रियां कमर कसकर राजनीतिक अधिकार पाने के लिए लड़ रही थीं। अखबारों में उनके समाचार पढ़कर उसका शरीर जलने लगता था, लेकिन उसका हृदय स्वभाव से ही भद्र और कोमल था। वैसे वो नर नारी का भेद न मानकर प्राणी मात्र को अत्यंत प्रेम करता था। किसी को तनिक सा भी कष्ट देने में उसे हिचक होती थी। इसलिए भारती को अपराधी जानते हुए भी उसने दंडित नहीं होने दिया। पुरुषों में स्त्री के संबंध में जो कमजोरियां होती हैं, वो उसे छू तक नहीं गई थी। इस ईसाई लड़की को दंड देना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। नारी जाति के प्रति अनुराग न रखते हुए भी उसका मन भारती को आसानी से बहुत दिनों तक दूर हटा कर रख सकेगा, ये भी सच नहीं था। फिर भी इस निर्भय मिथ्यावादिनी युवती के प्रति उसके मन में राग द्वेष की सीमा नहीं थी। उसे मामो आए 15 दिन हो गए हैं। यहां से कल परसों तक मिथिला जाने की बात है। ऑफिस से लौटकर बरामदे में बैठा मन ही मन सोचने लगा। नारी स्वाधीनता के संबंध में उसका मन अपनी सम्मति देना नहीं चाहता था। इसमें मंगल नहीं है। ये धारणा उसकी रुचि तथा संस्कार पर आधारित थी। शास्त्रीय अनुशासनों में भी उनके प्रति गंभीर अन्याय है। इस सत्य को भी उसका न्यायपरायण मन किसी प्रकार स्वीकार नहीं करता था। लेकिन आज जिस कारण अचानक ही उसकी ये धारणा मिट गई, उसका विवरण इस प्रकार है। जिस 2 मंजिले मकान में उसने कमरे किराए पर लिए हैं, उसकी निचली मंजिल में एक बर्मी परिवार रहता है। सवेरे ऑफिस जाने से पहले उनके परिवार में एक अनर्थकारी दुर्घटना हो गई। उनकी 4 लड़कियां हैं, सभी विवाहिता हैं। किसी उत्सव के उपलक्ष्य में आज सभी उपस्थित हुए थे। भोज के समय सम्मान के विषय में पहले तो लड़कियों में, दामादों में तू मैं होने लगी और खून खराबे तक बात पहुंच गई। अपूर्व खबर लेने गया तो सुना कि इनमें से एक तो मद्रास का चुलिया मुसलमान है, एक चटगांव का बंगाली पोर्तुगीज है, एक एंग्लो इंडियन और सबसे छोटा चौथा दामाद एक चीनी है। वो सब कई पीढ़ियों से इस शहर में रहकर चमड़े का व्यवसाय कर रहे हैं।
इस प्रकार पृथ्वी व्यापी सब जातियों का स्वसुर बनने का गौरव अन्य स्थानों में दुर्लभ होते हुए यहाँ सुलभ है। इन संबंधों का पिता ने विरोध किया था, लेकिन लड़कियों की स्वाधीनता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक एक दिन एक एक करके लड़कियों का घर पर पता नहीं रहा। फिर एक एक कर वो लौट आईं और उनके साथ आ गया विचित्र दामादों का ये दल। उनकी भाषा अलग, भाव विचार अलग, कर्म और स्वभाव अलग, शिक्षा संस्कार किसी के साथ किसी का मेल नहीं मिलता। ये तो हमारे देश की हिंदू मुस्लिम समस्या की भांति धीरे धीरे जटिल होती जा रही है। कैसे सुलझेगी? अपूर्व का मन क्षोभ, दुख और विरक्ति से दुखी हो उठा और लड़कियों की इस सामाजिक स्वतंत्रता को बार बार कोसने लगा। बर्मा नष्ट हो रहा है, यूरोप नष्ट प्राय हो चुका है। इसी प्रकार की सभ्यता को अपने देश में लाने पर हम लोग भी समूल नष्ट हो जाएंगे। इस दुर्दिन में अगर हम संशय छोड़कर अपने पुरातन सिद्धांतों का पालन न कर सके तो हमें विनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। इसी प्रकार की अनेक विचारधाराओं में डूबा अंधेरे में अकेले बैठा रहा, लेकिन दुर्भाग्य, ये सीधी सी बात उसके मन में एक बार भी नहीं आई कि जिस मुक्ति मंत्र को वो जीवन का एकमात्र व्रत मानकर तन मन से ग्रहण करना चाहता है, उसी की दूसरी मूर्ति को हाथों से ठेल कर मुक्ति के सच्चे देवता को ही सम्मान सहित दूर हटा रहा है। मुक्ति क्या ऐसे ही कोई छोटी सी वस्तु है? अर्दली बोला, आपके जाने की बात तो परसों के लिए थी ना? नहीं, परसों नहीं, कल एक बत्ती दे जा। समाज में महिलाओं की स्वाधीनता का ये नया रूप देखकर उसका मन उद्विग्न हो उठा था। दूसरे दिन ठीक समय पर वो मिथिला के लिए चल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर मन नहीं लगा। देसी और विलायती पलटनों की छावनी है। अनेक बंगाली सपरिवार रहते हैं। अच्छा शहर है। नए लोगों के लिए घूमकर देखने की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये सब उसे अच्छा नहीं लगा। मन रंगून पहुंचने के लिए छटपटाने लगा। मामों में रहते हुए रीडायरेक्ट किया हुआ माँ का एक पत्र उसे मिला था। उसके बाद रामदास के 2 पत्र आए थे। उसने लिखा था कि जब तक तुम लौट नहीं आते डेरा बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं जाकर देख आया है। तिवारी अच्छी तरह रह रहे हैं। स्टेशन पर एक लड़के को रेल के कर्मचारियों ने ट्रेन से उतार दिया था। उसके बदन पर मैले फटे पुराने हैट कोट थे। साथ में एक टूटा ट्रंक था। टिकट खरीदने के पैसे से उसने शराब पी ली थी। उसका बस इतना ही अपराध था। लड़के को पुलिस ले जा रही है। ये देखकर अपूर्व ने उसका किराया चुका दिया तथा और 4-5 रुपए उसे देकर वहां से हटा रहा था कि सहसा उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा ये ट्रंक लेते जाइए। इसे बेचकर जो दाम मिले उसमें से अपना रुपया काट लीजिएगा और बाकी रुपया मुझे लौटा दीजिएगा। उसके कंठ स्वर से यह स्पष्ट हो गया कि उसने ये बात पूरे होश हवास में कही है। अपूर्व ने पूछा, कहाँ लौटाऊं? लड़के ने कहा, अपना पता दे दीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिख दूंगा। अपूर्व बोला, अपना ट्रंक अपने पास रहने दो, मैं इसे नहीं बेच सकूंगा। मेरा नाम अपूर्व हालदार है। रंगून की वोथा कंपनी में नौकर हूं। कभी भेज सको तो रुपया भेज देना। उसने कहा, अच्छा, नमस्कार, मैं अवश्य भेज दूंगा। ये दया मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये कहकर एक बार फिर नमस्कार करके ट्रंक बगल में दबाकर वो चला गया। इस बार अपूर्व ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। आयु अधिक नहीं है, लेकिन कितनी है ठीक ठीक बताना कठिन है। संभव है नशे के कारण 10 वर्ष का अंतर पड़ गया हो। शरीर का रंग गोरा है, लेकिन धूप में जलकर तांबे के रंग जैसा हो गया है। सिर के रूखे सूखे बाल माथे के नीचे तक झूल रहे हैं। आंखों की दृष्टि उछलती सी है। नाक खंजर की तरह सीधी है। शरीर दुबला है। हाथ की अंगुलियां लंबी और पतली हैं तथा समूचे बदन पर उपवास और अत्याचार के चिन्ह अंकित हैं। टिकट खरीदकर अपूर्व ट्रेन में जा बैठा और दूसरे दिन 11 बजे रंगून पहुंच गया। जब तांगा डेरे पर पहुंचा तो देखा तिवारी को जैसे कोई उत्कंठा ही नहीं। बरामदे का दरवाजा तक नहीं खुला। गाड़ी की आवाज सुनकर भी नीचे नहीं आया। उसने दरवाजे पर पहुंचकर पुकारा, तिवारी, ए तिवारी। थोड़ी देर बाद धीरे से बड़ी सतर्कता से दरवाजा खुला। क्रोध से पागल अपूर्व कमरे में घुसते ही अवाक और हतबुद्धि हो गया। सामने भारती खड़ी थी।
ये कैसी मूर्ति है उसकी? पैर में जूते नहीं हैं, काले रंग की साड़ी पहने हैं, बाल सूखे सूखे बिखरे हैं, शांत चेहरे पर विषाद की आभा है। उस पर कभी क्रोध भी कर सकेगा, ये विचार अपूर्व मन में ला ही नहीं सका। भारती बोली, आ गए, अब तिवारी बच जाएगा। अपूर्व ने कहा, उसे क्या हुआ? भारती ने कहा, इधर बहुत से लोगों को चेचक की बीमारी हुई है, उसे भी हो गई। आप ऊपर चलिए, स्नान करके थोड़ी देर आराम करने के बाद नीचे आइएगा। तिवारी अभी सो रहा है, जागने पर बता दूंगी। अपूर्व आश्चर्य से बोला, ऊपर के कमरे में? भारती बोली, हाँ, अभी कमरा हमारे अधिकार में है। मैं चली गई, खूब साफ है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। चलिए। कमरे में फर्श पर संवार कर अपने हाथों से बिस्तर बिछाकर बोली, अब आप स्नान कर लीजिए। अपूर्व ने कहा, पहले सारी बात मुझे बताइए। भारती बोली, स्नान करके संध्या पूजा कर लें तब। अपूर्व ने जिद नहीं की। कुछ देर बाद जब वो स्नान आदि समाप्त करके आया तो भारती ने हंसकर कहा, अपना ये गिलास लीजिए, खिड़की पर कागज में लिपटी चीनी रखी है, उसे लेकर मेरे साथ नल के पास आइए। किस तरह शरबत बनाया जाता है मैं सिखा देती हूँ। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं थी, प्यास से छाती फटी जा रही थी। शरबत बनाकर उसने पी लिया। भारती बोली, अभी आपको एक कष्ट और दूंगी। अपूर्व बोला, कैसा कष्ट? भारती बोली, नीचे से मैंने कोयला लाकर रख दिया है, उड़िया लड़के को बुलाकर आपके चूल्हे को मचवा दिया है। चावल है, दाल है, परवल, घी, तेल, नमक सब है। पीतल की बटलोई ला देती हूँ, थोड़ा सा पानी लेकर धो लें और चढ़ा दें। कठिन काम नहीं है, मैं सब बता दूंगी, आप केवल चढ़ाएंगे और उतारेंगे। आज ये कष्ट उठा लीजिए, कल दूसरी व्यवस्था हो जाएगी। अपूर्व ने पल भर मौन रहकर पूछा, लेकिन आपके भोजन की व्यवस्था क्या होती है? कब अपने डेरे पर जाती हैं? भारती ने कहा, डेरे पर भले ही न जाऊं, लेकिन हम लोगों को भोजन के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अपूर्व ने घंटे भर में रसोई तैयार की। भारती कमरे की चौखट के बाहर खड़ी होकर बोली, यहाँ खड़े रहने से तो कोई दोष नहीं होता आपके खाने में? अपूर्व बोला, होता तो आप खड़ी न रहती। जीवन में पहली बार अपूर्व ने रसोई बनाई है। हजारों कमियां देखकर बीच बीच में भारती का धीरज टूटने लगा, लेकिन जब कटोरे में डालते समय दाल इधर उधर बिखर गई तब वो सहन न कर पाई। क्रोध से बोली, आप जैसे निकम्मे आदमियों को भगवान न जाने क्यों जन्म देते हैं, केवल हम लोगों को परेशान करने के लिए। खाने के बाद अपूर्व ने कहा, अच्छा क्या मामला है, अब मुझे साफ साफ बताइए। इधर और भी 10 आदमियों को चेचक की बीमारी हुई है, तिवारी को हुई है, यहां तक तो समझ गया, पर जब इस मकान को छोड़कर आप सभी लोग चले गए तो इस बंधुहीन देश में और इससे भी अधिक बंधुहीन नगर में आप उसके लिए प्राण देने के लिए कैसे ठहर गईं? क्या जोसेफ ने कोई आपत्ति नहीं की? भारती बोली, बाबूजी तो अस्पताल में ही मर गए थे। मर गए? अपूर्व सन्नाटे में बैठा रह गया। आपके काले कपड़े देखकर इसी प्रकार की किसी भयंकर दुर्घटना का मुझे अनुमान कर लेना चाहिए था। भारती बोली, इससे भी बड़ी दुर्घटना ये हुई कि मां अचानक स्वर्ग सिधार गई। मां भी मर गई? अपूर्व स्तब्ध रह गया। अपनी मां की बात याद करके उसकी छाती में न जाने कैसी कंपकपी होने लगी। भारती ने किसी तरह आंसू रोके। मुंह फेरने पर उसने देखा कि अपूर्व सजल आंखों से उसकी ओर देख रहा है। 2-3 मिनट बीतने पर उसने धीरे से कहा, तिवारी बहुत ही अच्छा आदमी है। मेरी मां बहुत दिनों से बीमार थी। हम सभी जानते थे कि किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो सकती है। तिवारी ने हम लोगों की बहुत सेवा की। मेरे यहां से जाते समय बहुत रोया, लेकिन मैं इतना भाड़ा कैसे दे सकती थी? अपूर्व चुपचाप सुनता रहा। भारती ने कहा, आपकी वो चोरी पकड़ी गई है। रुपया और बटन पुलिस में जमा है, आपको पता है? कहाँ? नहीं तो? तिवारी को उस दिन जो लोग तमाशा दिखाने ले गए थे उन्हीं के दल का काम था। और भी न जाने कितने घरों में चोरी करने के बाद शायद चोरी का माल बांटने में झगड़ा हो जाने के कारण उनमें से एक ने सारी बातें खोलकर बता दी। पुलिस के गवाहों में एक मैं भी हूं। ये पता लगाकर वो लोग एक दिन
मेरे पास आए थे, तभी मैंने यहाँ आकर ये कांड देखा। मुकदमे की तारीख कब है ये तो मैं ठीक से नहीं जानती, लेकिन सब कुछ वापस मिल जाएगा ये सुन चुकी हूं। ये अंतिम बात अगर वो न भी कहती तो अच्छा होता, क्योंकि लज्जा के मारे अपूर्व का मुंह केवल लाल ही नहीं हो उठा। इस मामले में अपने उन प्रकट और अप्रकट इशारों की याद करके उसके शरीर में कांटे से चुभ उठे। भारती फिर कहने लगी, दरवाजा बंद था। हजारों बार पुकारने और चिल्लाने पर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। ऊपर की मंजिल की चाबी मेरे पास थी। दरवाजा खोलकर अंदर गई। मेरे फर्श में एक छेद हो गया है। ये कहकर उसने लज्जा से हंसी को छिपाकर कहा, उस छेद से आपके कमरे का सब कुछ दिखाई देता है। देखा, सभी दरवाजे बंद हैं। अंधेरे में कोई आदमी सिर से पैर तक कपड़ा ओढ़े सोया पड़ा है। तिवारी जैसा दिखाई दिया। उसी छेद पर मुंह रखकर चिल्ला चिल्ला कर पुकारा, तिवारी मैं भारती हूं, तुमको क्या हुआ? दरवाजा खोल दो। फिर नीचे आकर इसी तरह चीख पुकार मचाने लगी। 20 मिनट के बाद तिवारी किसी तरह घिसट कर आया और दरवाजा खोल दिया। उसका चेहरा देखकर फिर कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं। इसके 3-4 दिन पहले सामने वाले मकान के कमरे में पुलिस वाले चेचक से बीमार 2 तेलुगु कूलियों को पकड़कर अस्पताल ले गए थे। क्या तिवारी चेचक से ठीक हो पाया? इसके आगे की कहानी हम भाग 5 में सुनेंगे।